अभी हमने नीच सिलेक्शन की जो इंट्रोडक्शन है वो देखा और उसका बेसिक क्राइटेरिया और कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनका जिक्र किया। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली किस चीज़ को हमने कैसे परफॉर्म करना है और ये एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सर्च वॉल्यूम का। सर्च वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, वो नंबर्स हैं कि जिसमें हर मंथ कितनी बार एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च होता है किसी भी सर्च इंजन में। रिपीट कर देता हूँ, कीवर्ड कोई भी वो टर्म हो सकती है जो हम गूगल करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं हम गूगल में सर्च करते हुए, वो कीवर्ड कहलाता है। तो हर महीने एक स्पेसिफिक जो कीवर्ड है, एक स्पेसिफिक टर्म है, वो कितनी बार सर्च होती है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जिस कीवर्ड को हम रैंक करने जा रहे हैं, हम रैंक करना चाह रहे हैं, वो महीने में कितनी बार सर्च होता है। अगर वो बहुत कम बार सर्च होता होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। लेट्स सपोज अगर एक कीवर्ड महीने में 2000 बार सर्च होता है तो उतने ही हमारे चांसेस होंगे कि उतनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगी। अब अगर एक कीवर्ड ज़्यादा बार सर्च होता है गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर, अभी हम गूगल को इसलिए हम कंसीडर करते हैं क्योंकि एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो आप ये ज्यूम कर लीजिएगा जब मैं गूगल का जिक्र करूं तो सर्च इंजन का ही जिक्र कर रहा हूँ। तो गूगल के अंदर सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी बार एक कीवर्ड सर्च हो रहा है और उसमें से कितने % चांसेस हैं, उसमें से कितने लोग हमारी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है तो डेफिनेटली जो नंबर 1 वेबसाइट होती है उसको सबसे ज़्यादा चंक मिलता है ट्रैफिक का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। और पहले पेज के बाद तो अगर दूसरे पेज पे वेबसाइट आ रही हो तो कहा जाता है कि लास्ट छुपाने की सबसे अच्छी जगह जो है ना गूगल का पेज नंबर 2 है। तो सर्च वॉल्यूम का हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके लिए हम बेसिकली मैं आपको 2 टूल्स बताऊंगा, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले है कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर एक पेड टूल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसको बाय कर लेते हैं, $10 का है और ये $10 आपको तकरीबन 6 महीने साल के लिए बहुत है। मतलब आपकी अगर बेसिक आपकी पर्सनल नीड है उसके लिए 6 महीने साल चल जाएगा सिर्फ $10 लगा के। सेकंड, इसका जो मतलब नियर टू एक्यूरेट इसका वर्जन है या इसका अल्टरनेटिव है वो है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं खर्चा होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेटा की एक्यूरेसी कीवर्ड एवरीवेयर बेहतर है, जबकि कीवर्ड सर्फर की जो डेटा की एक्यूरेसी है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कम है, कीवर्ड एवरीवेयर बेहतर है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ $10 तो आप जाके उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, कार्ड के ज़रिए, पेपैल के ज़रिए, जो भी आपको सूट करता हो। तो आप वो टूल बाय कर लें और बस वो आपको तकरीबन 1 लाख क्रेडिट मिलते हैं आपको $10 में, और वो आपको तकरीबन 6 महीने मेरे ख्याल में बहुत होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, सो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया वो है कीवर्ड की डिफ़िकल्टी। एक कीवर्ड को एक टर्म को कितना एक डिफ़िकल्ट है उस टर्म के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रैंक करना, ये कहलाता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी उतना ही मुश्किल है उस वेबसाइट को उस स्पेसिफिक जो टर्म है या एक स्पेसिफिक कीवर्ड है उसके अगेंस्ट रैंक करना, और जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी उतना ही कंपैरेटिवली आसान है। अगेन ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, हमने चूँकि कुछ ना कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट करने हैं फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें हम इन स्टैट्स का जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं समझें कि बस ये बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल है और इसके अलावा हम इधर उधर नहीं निकल सकते, तो ऐसा आपने नहीं सोचना। सो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है मोज़, MOZ। अच्छा, मोज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी का गूगल से क्या ताल्लुक़ है? मोज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी का गूगल से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि कहीं गूगल का ये कोई ऑफ़िशियल एक टूल है जो कि आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी जानने में हेल्प करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मोज़ एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज़,
बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा आपको बताता है कि अगर आपने एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करना है तो उस पर रैंक करना कितना एक मुश्किल होगा। वो 0 to 100 स्कोर होता है। अगर किसी कीवर्ड का स्कोर, डिफ़िकल्टी स्कोर 1 है तो इसका मतलब है उस पर रैंक करना बहुत आसान है। अगर एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी का स्कोर 99 है तो इसका मतलब है कि उसको रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपेरेंटली। सो हम मोज यूज़ करेंगे और मोज का भी पेड वर्जन, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा और खर्चे वाली बात आ गई। मोज का आप पेड वर्जन, आप इसका ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कार्ड अटैच करना ज़रूरी है, लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप ट्रायल आपका एक्सपायर होने वाला हो और आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट से डिडक्शन हो तो आपने मोज से कार्ड अपना डिटैच कर लेना है, हटा लेना है। अदरवाइज़ जब उसका ट्रायल पीरियड ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड को चार्ज कर लेगा और अच्छी खासी हैवी अमाउंट होती है। तो फिर आपने कहना तनवीर नाडला साहब ने हमें फंसा दिया, हमारा कार्ड जो है ना वो चार्ज हो गया। सो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए याद रख लें मोज। अच्छा, अब आप जब मोज पे जाएंगे, जब कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली भी डेफिनेटली करेंगे, तो वहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम वहाँ भी नज़र आ रहा होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार अभी सर ने बताया था कि कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम है उसके लिए हमने यूज़ करना है कीवर्ड एवरीवेयर, या अगर फ्री अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो कीवर्ड सर्फर। लेकिन मोज भी तो कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो दिखा रहा है, तो फिर हम कीवर्ड एवरीवेयर का क्यों देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये एस्टिमेटेड जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप 100% किसी टूल पे रिलाय नहीं कर रहे हम, लेकिन हम जस्ट आइडिया लेना है। हमने बेसिक अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है और जो बेसिक जनरल सा क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। तो उसके लिए हमें इन टूल्स पर रिलाय करना पड़ता है। तो कीवर्ड एवरीवेयर को हम यूज़ करेंगे किस काम के लिए? सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। और ये सर्च वॉल्यूम ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि अगर कोई कीवर्ड जिसका हम सर्च वॉल्यूम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्लोबली पूरी दुनिया में कितनी दफ़ा सर्च होता है मंथली, वो नंबर्स आएंगे। जबकि कीवर्ड सर्फर में अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके लिए कीवर्ड सर्फर भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि एक एग्जैक्ट किस कंट्री के अंदर इस स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है। तो नंबर 1 नोट डाउन कर लें, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, और सेकंड कीवर्ड की डिफ़िकल्टी। थर्ड हमने मालूम करना है कि किसी भी कीवर्ड की जो सीजनैलिटी है, जो ट्रेंड है, वो क्या है। देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लिहाफ बेचने जा रहे हैं और आप किसी ऐसी कंट्री में लिहाफ बेचने जा रहे हैं जहाँ पे 2 सीज़न चलते हैं साल में, समर भी होता है, विंटर्स भी होते हैं। तो अगर सर्दियों में तो वो बंदा सर्च भी करेगा, हाँ जी मुझे लिहाफ चाहिए, कौन सा लिहाफ अच्छा है, कहाँ से बाय करूँ, और वो लिहाफ मंगवाएगा, उसकी सेल जो है ना वो बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और उस हिसाब से अगर उस कंट्री का, उस शहर का, जहाँ भी इस एरिया का मौसम की शिद्दत के हिसाब से उससे रेलेवेंट जो आइटम है उसकी जो सेल है वो एक्सपोनेंशियल उसके अंदर ग्रोथ आएगी। अब अगर वहाँ पे गर्मी आ गई और अब आपने वेबसाइट रैंक कर लीजिए, वो बेस्ट मैट्रेस या लिहाफ या जो भी आप कह लें, वो अब मेरी वेबसाइट रैंक है टॉप पे, लेकिन मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही। अब हमने देखा था यार सर्च वॉल्यूम भी उसका अच्छा है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस स्पेसिफिक जो टर्म है, जो कीवर्ड है, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एवरेज है, वो लास्ट 12 मंथ का एवरेज है। अब उस एवरेज में एक दफ़ा हो सकता है कि 10,000 दफ़ा सर्च हुआ हो, एक महीने 8,000 हुआ हो, दूसरे महीने 3,000 हुआ हो, और एक टाइम में कि 500 भी ना हुआ हो। लेकिन वो जो आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है वो एवरेज होती है। तो गूगल ट्रेंड के अंदर ट्रेंड या सीजनैलिटी चेक करने के लिए वो आपको पूरे साल का और पिछले इवन 5 साल का भी ट्रेंड की लाइन शो करता है कि इस स्पेसिफिक सर्च जो कीवर्ड है इसका ट्रेंड क्या रहा, कब ये हॉट हुआ, कब बहुत ज़्यादा सर्च होने लगा था, कब इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन हो गया। तो ये थर्ड एक चीज़ है जिसको आपने नोट डाउन करना है, ट्रेंड या सीजनैलिटी। इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने आपको। आप वहाँ पे जाके अपने किसी भी कीवर्ड का
और किसी भी कंट्री के अंदर उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि किस महीने इसका ट्रेंड कितना रहा और किस महीने डाउन हुआ और ओवरऑल इसका क्या सीजनैलिटी रही। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको ये जानने के लिए कि अगर आप किसी भी कीवर्ड पे काम करना चाह रहे हैं, किसी कीवर्ड को रैंक करने जा रहे हैं, तो उसकी सीजनैलिटी क्या है, कब कितनी बार वो सर्च होता है। अच्छा, इसके बाद आपने देखी है प्रोडक्ट की प्राइस। मैंने पहले जिक्र किया था प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने चेक करनी है, अगर मेरा आपका माने तो प्रॉफिटेबिलिटी फ़िलहाल चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू भी इस फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे आप मत जाएं, क्योंकि हमारा जो पहला गोल है वो है चीज़ों को सीखना, अपने हाथों से एक वेबसाइट को रैंक करना, ट्रैफिक लाना और वहाँ से सेल्स जनरेट करना, चाहे इनकम जितनी मर्जी आए। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर जाएंगे तो आई एम श्योर कि फिर चाहे जितना बड़ा मर्जी महंगी प्रोडक्ट आ जाए, जितना हैवी कीवर्ड आ जाए, कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा वाला कीवर्ड आ जाए, अब सारे कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंटीग्रेट हो चुका होगा। सो ये मेक श्योर करें कि आप प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप न्यू भी हैं तो चेक ना करें, खैर है। अगर स्टिल आप इंसिस्ट करते हैं नहीं यार मैं कीवर्ड की प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर चेक करनी है कि प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करूँ तो कितना मुझे कमीशन आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करने वाले बंदे हैं। अच्छा, न्यूबी के साथ ये भी मसला होता है यार, वो कैलकुलेशन बहुत करता है, तो कैलकुलेशन किए बगैर भी किसी चीज़ के अंदर बस एंटर हो जाया करें, जंप लगा दिया करें, बस फिर आगे अल्लाह मालिक होता है। खैर, इसके लिए हम जिस भी एफिलिएट नेटवर्क के साथ अटैच हो रहे हैं, नॉर्मली हम अभी अमेज़ॉन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप अमेज़ॉन पे जिस नीच को सिलेक्ट कर रहे हैं उस नीच को जाके अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे और वहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो नॉर्मल प्राइस रेंज होगी उसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये $80 से $200 के दरमियान अवेलेबल होती है, ये प्रोडक्ट $500 से $1000 के दरमियान अवेलेबल है, ये $10,000 से $1,00,000 के दरमियान अवेलेबल है। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस प्रोडक्ट को अगर टारगेट करेंगे तो पोटेंशियली आपको कितना फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इसके बाद हम कुछ मज़ीद 1-2 टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, कुछ गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होंगे। उसके अंदर एक है एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक क्या करता है, वो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देता है, जैसे कि कौन सी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। अगेन इट्स एन एस्टीमेट, ये फाइनल फिगर नहीं है, ये जस्ट एस्टीमेट है कि कौन सी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें अपने कंपैटिटर्स को स्पाई करना है, हमने अपने कंपैटिटर्स पर नज़र रखनी है, हमने उनकी स्ट्रेटजीज़ पर नज़र रखनी है ताकि हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें और हम उनसे ऊपर रैंक हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा कौन सा कंपैटिटर कितनी ट्रैफिक ले रहा है मंथली, इस पर हमारी नज़र हो और इससे भी हमें आइडिया होगा कि यार इस वेबसाइट पे इतनी प्रोडक्ट प्राइस रेंज वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और अगर हम इस कीवर्ड पर रैंक हो जाते हैं और अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब हो जाते हैं, इस पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो हमारे लिए उसमें से कितना चंक बनेगा रेवेन्यू का और कितना एक फ़ायदा होने वाला है। तो स्पाई करना अपने कंपैटिटर्स पे इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे दूसरे टूल्स भी होते हैं जिसमें वो CFTF सेमरश के कुछ मैट्रिसेस हैं, वो बताता है आपको, किसी भी वेबसाइट की एज है वो बताता है। अभी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे सारा कुछ। तो ये बेसिक कुछ टूल्स हैं जिनको आपके पास इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और टूल जो कि बहुत महंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, ahrefs.com, ये सबसे हैंडी टूल है जब आप एसईओ की बात करते हैं। तो एसईओ में अगर आपके पास ahrefs.com में बोल लेता हूँ, आप ahrefs.com भी बोल सकते हैं, जो मर्जी आप इसको बोल लें, इट्स अप टू यू। तो ahrefs जो है ये सबसे हैंडी टूल है। तो अगर आप इसको बाय करने की इस्तिताअत कैपेसिटी रखते हैं तो आप इसको ज़रूर आपको बाय करना चाहिए। अगर नहीं रखते तो हम गाय बगाए उसके जो फ्री अल्टरनेटिव्स हैं डेफिनेटली वो उतने एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि जो एचआरएफ्स के पास डेटा है वो किसी और टूल के पास नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मतलब हम जैसे गरीबों के भी अपने मसले होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी चादर जितनी है उसको देखते हुए पाँव फैलाएं और उसके जो फ्री अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी हम ज़रूर देखें। ओके, तो इस पार्ट में हमने देखा कि बेसिक टूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है।